हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस वीडियो में हम 30 जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस को सीरीज जो वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है उसको लिया गया है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को इसमें लिया गया है जो कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट तीनों एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना रहती है और ये स्टेट टेट, रीट, एमपी टेट सभी एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय अल्फ्रेड बिने, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और किस ईस्वी में दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मानसिक आयु क्या है? तो मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। जैसे कि एक एवरेज उम्र होती है, वास्तविक आयु, उसके लेवल के अगर हम अब जो विद्यार्थी होते हैं वह उसके लेवल के काम करते हैं तो उनकी वास्तविक आयु और मानसिक आयु इक्वल रहती है। यदि 10 साल का बालक अगर 12 साल के बालक की अपेक्षा काम करता है, सही काम करता है, तो उसकी मानसिक आयु 12 साल होगी। और यदि 10 साल का बालक 8 साल के बालक की भांति कार्य करता है तो उसकी मानसिक आयु 8 साल होगी। यह इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन कि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। तो पहला भाग है मंद बुद्धि, दूसरा है औसत बुद्धि, तीसरा है कुशाग्र बुद्धि। मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि वाले बालक, और औसत बुद्धि यानी एवरेज, और कुशाग्र बुद्धि यानी इंटेलिजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? स्टर्न महोदय ने बुद्धि लब्धि को 1912 ईस्वी में मापा था और बुद्धि लब्धि का नया सूत्र उन्होंने खोजा था। तो बुद्धि लब्धि का नया सूत्र जो था वह ये था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यह उनका फॉर्मूला था। इसको आगे चलकर टर्मन महोदय ने चेंज कर दिया था और उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी कि ये जो वैल्यू आती थी यह पॉइंट में आती थी। और उन्होंने क्या काम किया था कि इसको सुधार कर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे कि एक आई क्यू को जो नापा जाए, एवरेज 100 रखा गया, उससे कम मंदबुद्धि और उससे ऊपर कुशाग्र बुद्धि को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि को के सूत्र को नया रूप दिया था? तो टर्मन महोदय जी ने 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, जो कि 1912 ईस्वी में बिने महोदय ने सूत्र का प्रतिपादन किया था, उसमें सुधार किया था टर्मन महोदय ने। तो उन्होंने 1916 में एक नया रूप दिया था और वही रूप जो था मेंटल एज यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 इन्होंने कर दिया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बुद्धि लब्धि का जो सूत्र आता है ये प्रत्येक परीक्षा में, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एस टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें 100% पूछा जाता है। तो इसको हमेशा याद रखें और एक बार यदि आप इसको याद कर लेते हो तो इसे भूलते नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भाटिया परीक्षिका संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षण का जो संबंध है वह बुद्धि से संबंधित है और यह बुद्धि को मापता है। अगला प्रश्न है आपका, वेस्लर
परीक्षण का संबंध किससे है? तो बैचलर परीक्षण का संबंध बुद्धि से है। यह बैचलर परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो स्टर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन महोदय ने किया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो बुद्धि को मापने के लिए जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई गई वह जर्मनी में बनाई गई। तो जर्मनी में 1879 यानी कि 1879 में बनाई गई थी, जो कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। अगला प्रश्न आपका आता है, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो विचलन बुद्धि सिद्धांत वेसलर महोदय ने दिया था। और कौन सी ईस्वी में दिया था? तो 1960 ईस्वी में उन्होंने बुद्धि का विचलन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो संभावना वक्र टर्मन महोदय ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न आता है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो जब से नेशनल फ्रेमवर्क हमारा NCF जो करिकुलम फ्रेमवर्क जब से आया है, तब से शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया गया है। और NCF हमारा 2005 में आया था। तो उसमें बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की जो रुचियां हैं, जो क्षमताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उन्हें ध्यान में रखकर उसको उसी क्षेत्र में शिक्षा दी जाए, न कि उसके ऊपर शिक्षा को एक तरह से बोझ की तरह डाला जाए। अगला प्रश्न आपका आता है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डीवी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों को बताया गया है। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो किलपैट्रिक दिया होगा या जॉन डीवी दिया होगा, और दोनों दिए होंगे तो इसी तरह से दिए होंगे। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन नहीं आते, तो आपको दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रगतिशील शिक्षा किस प्रकार पर अधिक बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर प्रगतिशील शिक्षा बल देती है। अगला प्रश्न आपका आता है, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन हैं? तो कोहलबर्ग को नैतिक विकास के जनक कहा जाता है। इन्होंने कई भागों में नैतिक विकास को बांट रखा है, तो इसीलिए इन्हें नैतिक विकास के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, नैतिकता का क्या अर्थ है? तो नैतिकता का अर्थ समझते हैं, बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता का अर्थ है। जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करो और दूसरों की सहायता करो, मिलजुल कर रहना सीखो, यही नैतिकता का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा था? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा है, और 3 चरण हैं ये। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक चलता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष तक चलता है। और तीसरा है आपका उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 13 वर्ष से अधिक के बालकों में होता है। कोहलबर्ग महोदय के अनुसार 3 में बांट दिया गया। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर आपके इधर उधर हो गए, और रूढ़िगत नैतिक स्तर आपका तीनों में लगना है। 4, 10, 13 आप ये याद कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया?
तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। तो वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है आपका, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोत्स्की महोदय जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वाइगोत्स्की महोदय हैं। नेक्स्ट आपका आता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया था, और 3 विद्वान इनमें इनके नाम हैं जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव है। अगला प्रश्न आता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। तो किसका विकास करना होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। नेक्स्ट आपका है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो उसको यदि वह खुद करके देखता है तो वह उसे बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली जगह बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, कि व्यक्ति की अपनी जिंदगी सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बने। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो वर्णमाला की पहचान बालक 3 वर्ष की आयु में शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसी बुद्धि है? तो 90 से 110 के मध्य यदि बुद्धि लब्धि है तो आपकी सामान्य बुद्धि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस ही समाहित होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें फिर से 30 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन डाउट में है तो उसे आप कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो एक बात और बता दी जाए दोस्तों, कि यदि आपका बुद्धि लब्धि है, किसी बच्चे का मेंटल एज इक्वल टू आपका 12 आता है और उसका क्रोनोलॉजिकल एज उसका है आपका 10, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आता है, तो उसका IQ कितना होगा? तो IQ इक्वल टू आपको क्या करना है, 12/10 कर देना है और गुणा 100 का कर देंगे, तो आपका 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 10 का आपका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0, तो ये हो जाएगा आपका 120। तो IQ आपकी कितनी आएगी उस बच्चे की? 120 आएगी। आप इस तरह से 1-2 क्वेश्चंस और कर लीजिएगा जिससे कि आपको IQ निकालने में कोई दिक्कत ना हो और एग्जाम्स में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।